नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में बड़े प्रस्ताव पर लगी मुहर। चाइल्ड केयर लीव के दौरान 2 साल का 100% वेतन दिए जाने को मंजूरी। खनन विभाग के तहत मशीन से खनन किए जाने को मंजूरी। 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी धामी कैबिनेट। रामलला के करेंगे दर्शन। हर जिले से 10-10 कार्यकर्ताओं को भी अयोध्या भेजेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। प्रदेश चुनाव समिति का किया गठन। चुनाव प्रबंधन के साथ प्रत्याशी चयन का काम करेगी कमेटी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर श्रीनगर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ब्लास्टिंग से टनल निर्माण का विरोध। धरने पर बैठे गुस्साए ग्रामीण। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग विभागों के कई प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। इस दौरान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर धामी कैबिनेट ने पीएम मोदी का आभार जताया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में किन फैसलों पर मुहर लगी है। अलग अलग विभागों में सहायक अभियंता को फील्ड में जाने का भत्ता मिलेगा। अधिकारियों के वाहन भत्ता को भी बढ़ाया गया। 1200 से बढ़ाकर 4000 किया गया। चाइल्ड केयर लीव 2 साल का 100% वेतन दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। श्रम विभाग के तहत जो कोड बनी है उन्हें वापस लिया जाएगा। खनन विभाग के तहत मशीन से खनन किए जाने को मंजूरी मिली, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। खनन विभाग में 6 डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और 1 डीजी के पीए के पद को मंजूरी मिली। देहरादून में पुरानी जेल परिषद से बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए लीज पर दिए जाने को मंजूरी मिली। पशु चिकित्सा के तहत पदों की नियमावली में बदलाव। कई नए पद स्वीकृत। खेल विभाग में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 4% कोटा बहाल करने को लेकर विधेयक लाया जाएगा। कैबिनेट ने मंजूरी दी। विधानसभा सत्र में लाया जाएगा विधेयक। साहसिक पर्यटन में भर्ती के लिए शीतलीकरण किया गया। आपदा प्रबंधन के तहत रुके हुए बिलों का भुगतान करने पर मंजूरी मिली। पंचायती राज विभाग जुड़वा बच्चे वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ पाएंगे। ऊर्जा विभाग के तहत लखवाड़ व्यासी में स्थानीय लोगों को छोटे काम करने के लिए 5 लाख तक के कार्यों को 10 लाख तक किया गया। गन्ना के रेट तय किए गए। 375 अगेती और पछेती 365 तय किया गया। हाउस ऑफ हिमालय प्रोडक्ट के तहत सरकार खुद कंपनी बनाकर काम करेगी। पहले समिति द्वारा काम किया जाना था, अब मार्केटिंग प्राइवेट कंपनी करेगी। आबकारी विभाग की नई पॉलिसी पर चर्चा हुई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैबिनेट ने पीएम का आभार जताया। उत्तरकाशी के जादूंग गांव को केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया गया है। अब प्रदेश सरकार गांव को फिर से आबाद करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना के तहत ग्रामीणों को जोड़ेगी, जिसके लिए होम स्टे योजना के नियमों को शिथिलीकरण किया गया है। साथ ही गाँव में होम स्टे के प्रचार प्रसार को पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। विभागों में जो सहायक अभियंता हैं, कार्य करते हैं, उनको सरकारी कार्य के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। तो अभी तक उनको वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं था, तो कैबिनेट ने इस पे आज वाहन भत्ते की स्वीकृति दी। 4000 रुपया प्रति माह। दूसरा मत भी वित्त विभाग का था। जिन अधिकारियों को, पहले कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को वाहन भत्ता पहले अनुमन्य था, लेकिन वो काफी पुराना हो गया था, तो उसमें रेट्स उसके कुछ रिवाइज किए हैं। अब नया रेट 1200 से 4000 तक विभिन्न लेवल के लिए तय किया गया है। पहले ये 200 से लेके 2700 तक था, और नया रेट 1200 से लेके 4000 तक किया गया है। 2 फरवरी को धामी कैबिनेट अयोध्या जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी श्री राम मूर्ति के दर्शन के लिए एक साथ जाएंगे और हम सभी प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। ये हर्ष उल्लास और देश को गौरवान्वित करने का क्षण है। इसके अलावा बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी रामलला के दर्शन के लिए भेजेगी। हर जिले से 10-10 कार्यकर्ताओं को सेवा कार्यों के लिए अयोध्या भेजा जाएगा।
हल्द्वानी पहुंचे राज्य मंत्री सुरेश भट्ट ने दावा किया है कि प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के ढर्रे को सुधारने के लिए सरकार खाली पदों को भरने का काम कर रही है ताकि राज्य के आखिरी व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सके। प्रदेश की सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले और उसको त्वरित स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए कटिबद्ध है, लगातार प्रयास कर रही है। अभी हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1376 ऐसे नर्सिंग अधिकारियों को अभी उनका चयन करके उनको नियुक्ति पत्र दे दिए। उनकी पूरी चयन प्रक्रिया वर्षवार हुई है और ऐसे ही आने वाले दिनों में लगभग 1500 के आसपास ऐसे नर्सिंग अधिकारियों के और पद ये निकलने वाले हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। ऐसे ही लगभग 2500 के आसपास वार्ड वाइज के पद निकलने वाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने प्रदेश चुनाव समिति भी गठित की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय समिति गठित की गई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि ये समिति चुनाव प्रबंधन के साथ ही प्रत्याशी चयन का काम करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 28 तारीख को कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देहरादून में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं और पूरे चुनाव के प्रबंधन के लिए केंद्र ने जो है इलेक्शन कैंपेन कमेटी की जो है घोषणा कर दी है। उसमें 28 वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है और फ्रंटल प्रकोष्ठों के 4 अध्यक्षों को भी उस कमेटी में जगह मिली है। ये कमेटी जो है पूरे चुनाव का प्रबंधन, कहाँ कहाँ जनसभाएं होनी है, कौन से मुद्दे जो है चुनाव में प्रमुखता से रहेंगे और क्या अन्य प्रबंधन चुनाव में किए जाने चाहिए, उसके बारे में ये पूरी इलेक्शन कैंपेन कमेटी चुनाव को देखरेख करेगी और इसीलिए इस कमेटी का गठन किया गया है। उधर रुड़की में उत्तराखंड कांग्रेस ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ ही पार्टी के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर हमला किया। करण माहरा ने बताया कि उन्होंने 28 जनवरी को कांग्रेस के प्रस्तावित विराट सम्मेलन को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित करने की अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार को डर है कि कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से उत्तराखंड की फिजाओं में बदलाव न आ जाए। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए अमेरिका भेजा। इस तरीके की राजनीति होती थी। आपने सुना होगा, पढ़ा भी, आप तो पत्रकार हैं, कि नेहरू जी ने विपक्ष के भी कुछ लोगों को सदन में जानबूझ के लाते थे कि विपक्ष की आवाज़ भी होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा हो गया जैसे लड़ाई हो रही खेतों की। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए परेड ग्राउंड देने से सरकार और मंत्री और डीएम ने मना कर दिया। मैं उसकी घोर निंदा कर रहा हूँ। अफसोस है कि इतनी घबराहट बीजेपी में है कि कहीं कांग्रेस का कोई अध्यक्ष आएगा, पता नहीं फिजा बदल जाएगी। देश के लोगों से परिवर्तन का आह्वान करने के लिए, संसदीय लोकतंत्र को बचाने की प्रार्थना करने के लिए, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी, भारत के संविधान और सामाजिक न्याय और आरक्षण को बचाने के लिए की प्रार्थना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अपने आप में गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी के प्रतीक पुरुष हैं, वो पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता उमड़ घुमड़ करके बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे, इसका मुझे भरोसा है। और आज रुड़की के कार्यकर्ताओं का जोश देख करके संख्या में हरिद्वार से हमारे कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के कार्यक्रम में बीजेपी यहां पर दिक्कतें डालने का काम कर रही है, जिसका एक उदाहरण असम से सामने आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरा उदाहरण उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पेश कर रही है। दरअसल कांग्रेस 28 जनवरी को राजधानी देहरादून में अपने विराट सम्मेलन का आयोजन कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को परेड ग्राउंड में करने की अनुमति रद्द कर दी है। ऐसे में सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर अनुमति नहीं मिलती है तो कांग्रेस अपने कार्यक्रम सड़कों पर करेगी। देखिए, आगामी 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रस्तावित कार्यक्रम देहरादून का, जिसमें वो उत्तराखंड के सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। उसके लिए राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड की परमिशन हमने जिला प्रशासन से मांगी थी। जिला प्रशासन ने
सरकार पे छोड़ दिया। सरकार से बात कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम दिल्ली से पूछेंगे, यानी कि देहरादून में अगर कार्यक्रम कराना है तो दिल्ली से परमिशन आएगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई इतना बड़ा नेता आ रहा है तो उसकी परमिशन देने का काम जिला प्रशासन का है। लेकिन जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम न हो, इसके लिए वो पूरी ताकत लगाए हुए। युवा कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर रोजगार दो न्याय दो का पोस्टर जारी किया गया है। इसमें एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है जिस पर मिस कॉल देकर बेरोजगार युवा इस मुहिम से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर युवाओं को इस मुहिम से जोड़ेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यहां पर शिवी चौहान ने कहा कि सरकार ने रोजगार देने को लेकर देश के युवाओं के साथ जो अन्याय किया है उसी के खिलाफ ये मुहिम है। देखिए, ये देश के बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए है। आज देश के प्रधानमंत्री ना तो ये बता पा रहे हैं कि देश में कितने लोग, कितने युवा बेरोजगार हैं, ना ये आंकड़ा दे पा रहे हैं कि एक साल में उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया। तो हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से भी है कि कम से कम वो प्रेस के माध्यम से आके तो बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के युवाओं को तो बताएं कि कितने करोड़ रोजगार उन्होंने दिए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लेकिन मेरे को लगता है कि 2 करोड़ तो अभी 10 साल में भी लोगों को 1 करोड़ भी नौकरी नहीं मिली। सरकारी पद आज दिन पर दिन खाली होते जा रहे हैं। जो हमारे लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सरकारी नौकरियों में पद नहीं भरे जा रहे हैं। युवाओं को लोन नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ जो बड़े घराने हैं उनको लोन दिए जा रहे हैं, उनके लोन माफ किए जा रहे हैं। रोजगार दो न्याय दो मुहिम, जिसको हम आज ऑफिशियली लॉन्च किया है, उस मुहिम के माध्यम से हम इस प्रदेश के हर दरवाजे तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि युवा हमसे जुड़े, मिस कॉल करें और हमारे साथ जुड़ें और संवाद स्थापित हो, ताकि वो अपनी समस्याओं को और विस्तार से हमारे समक्ष रख पाएं और हम उनकी लड़ाई जैसे हम पहले से लड़ते आए हैं उसको समाधान तक पहुंचा पाएं। क्योंकि एक राजनीतिक विमर्श है और हमें एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में लोगों के बीच में जाना है। और युवा इस समय अगर उम्मीद से देख रहा है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। वहीं अल्मोड़ा लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रभारी जीत राम ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के सभी 6 संगठन को मजबूत बनाकर जिले में कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत के इरादे से चुनाव मैदान में उतरेगी। आज से हमने ये शुरू किया है कैंपेन। आज अल्मोड़ा जिले की हमारी आज मीटिंग है, यहाँ पर पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी और हमारे जितने पदाधिकारीगण हैं उसमें। और आज हम बेसिकली अपने संगठन पे यहाँ पर बात रखेंगे कि हमारा संगठन कहाँ पर किस रूप में है, ब्लॉकों की क्या स्थिति है, बूथों की क्या स्थिति है, जिले की क्या स्थिति है, और उसका हम आज इवोल्यूशन करेंगे कि हमारे संगठन में क्या गतिविधियाँ हैं और कितने पदाधिकारी वगैरह वो पूर्ण है नहीं है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, उस पर आज चर्चा होगी। क्या नया चेहरा देंगे लोकसभा में या वही? अब देखिए, ये तो अभी हम संगठन की बात करेंगे। चेहरा दूसरे पार्ट में है, हमारा पहले पार्ट में हमारा संगठन पे है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। यूं तो टनल का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके निर्माण में हो रही ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घरों में दरारें पड़ रही है, जिसके विरोध में 21 जनवरी से ग्रामीणों का धरना जारी है। ऐसे में ये लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से पड़ने लगी दरार, ब्लास्टिंग ने की लोगों की नींद हराम। गुस्साए ग्रामीणों ने दिया धरना। क्या आधार में पड़ जाएगी रेल परियोजना? रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हल्ला बोल, हल्ला बोल। रेलवे प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाथों में पोस्टर बैनर लिए ये है नरेंद्र नगर के बल्दिया खान गाँव के लोग, जो शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। हल्ला बोल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल निर्माण में जो ब्लास्टिंग की जा रही है, उसके कारण ग्रामीणों के घरों में दरारें पड़ने लगी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टनल निर्माण में जो ब्लास्टिंग की गई, उसके कारण घरों की दीवारें टूटने लगी हैं। कहीं ये दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, जो किसी भी वक्त हादसे को न्योता दे सकती है। लोगों का कहना है कि अब तक 1.5 दर्जन परिवारों के मकानों पर दरारें पड़ चुकी हैं। पानी स्रोत सूखने जैसी समस्या पेश आ रही है। पिछले 2 सालों से शासन प्रशासन और रेलवे विकास निगम से समस्याओं को हल करने की मांग की जाती रही, लेकिन अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है कि ग्रामीणों ने फिर से धरना प्रदर्शन की राह पकड़ ली है और टनल निर्माण का काम ग्रामीणों ने रुकवा दिया है।
राजस्व विभाग और रेलवे विभाग सुनने के लिए राजी नहीं है। कभी बॉल इस पाले में फेंकते हैं तो कभी बॉल उस पाले में खेलते हैं। तो ये इस तरीके का जो घटिया मैच खेला जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जल्दी हमारे लोगों की मांग नहीं मानी गई, हमारी सिंपल सी मांग है कि हमारे लिए जो हमारे लोगों के जो मुआवजे बनाए गए हैं उस मुआवजे को दिया जाए। दूसरी मांग है कि हमारे जिनके भी घर जो है जद में खतरे की जद में आ रहे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। यदि हमारे लोगों को हर घर से एक सरकारी नौकरी नहीं मिली और हमारे लोगों को पूरा मुआवजा नहीं मिला तो जल्दी हम सारे मिलकर के चक्का जाम करेंगे। अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। हमने 2 साल बहुत बातें मानी है, बहुत सब्र किया है। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जिस दिन हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे वो भी हम पूरा % लेंगे जो बना हुआ है। अब रेलवे वाले बोल रहे हैं कि राजस्व पे थोप रहे हैं, राजस्व रेलवे पे थोप रहा है। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। बता दें कि 21 जनवरी से इन लोगों का ये प्रदर्शन जारी है। गुलर स्थित रेलवे टनल के मुहाने पर तंबू गाड़कर ये लोग डटे हुए हैं। आज धरने का चौथा दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने वाला नहीं पहुंचा, जिसके कारण ग्रामीणों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए, और पैसे भी पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, अन्यथा ये धरना अब रुकेगा नहीं। ये जो % का हिसाब है ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये % किस आधार पे किसी का मकान अगर क्षति हुआ है तो उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। वो कैसे अपने मकान को सुधारेगा, ये सवाल मेरा शासन प्रशासन से है। और जब तक इनको पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तो % का कोई जिक्र नहीं होगा इसमें। अब जो है हमारा पूरा घर किसी का टूट गया, किसी का दरार, मेरे चौक पे भी सारी टूट गया। आगे से मेरा मकान ये सामने है और जब मेरा ये चौक टूट जाएगा तब मेरा पूरा घर भी जाएगा। विकास लोगों की जरूरत है, लेकिन इसके कारण होने वाली दिक्कतों पर भी जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण से पिछले 2 सालों से ग्रामीणों ने अपनी समस्या शासन प्रशासन के सामने रखने का काम किया, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक ग्रामीणों की परेशानी को दूर करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी है, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान न देना शासन प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। रफ्तार मीडिया के लिए नरेंद्रनगर से वचस्पति रियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम की बात करें तो अभी तक बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड और कोहरे से लोग परेशान हैं। लेकिन अब मौसम विभाग ने 26 तारीख को बारिश और बर्फबारी की आशंका जाहिर की है, और अगर बारिश होती है तो मैदानी इलाकों में कोहरे से निजात मिल सकती है। आगे भी फिर होने की उसकी संभावना 26-27 अगर बात करें तो रहेगा कोहरा जो है, तो एकदम साफ होने वाला नहीं है। और ये जो शीत दिवस या शीत लहर की बात है तो ये भी 2 दिन आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें वहाँ रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है उसमें लोगों को, खासकर बुजुर्ग या बच्चों को काफ़ी प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो है कोल्ड काफ़ी है तो उनको जो है सर्दी से जो है बचाव के लिए अपना जो है वो एक्शन होना चाहिए। साथ ही जो ड्राइविंग वगैरह है खूब फॉग की वजह से उसमें भी दिक्कतें हैं तो संभल के बिल्कुल वो चलना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति है। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या आगे होगा। अगर 5-6 दिन बाद मैं बात करूं तो ऐसे 31/1 में एक दिख रहा है कि एक सिस्टम आएगा और थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी, परंतु थोड़ा दूर है उसका प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर बोलें तो थोड़ा चेंजेस भी उसमें आते हैं, तो 27-28 में उसमें बोलेंगे कि क्या एग्जैक्टली उसमें मिलने वाला है। उधर लोहाघाट के सुई गांव में पेयजल को लेकर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने संज्ञान लेते हुए मौके पर जाकर पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण किया। दरअसल ग्रामीणों ने पाइपलाइन के जरिए सप्लाई होने वाली पानी को लेकर शिकायत की थी। ग्रामीणों ने कहा था कि पानी लाल रंग का आ रहा है, जिस पर डीएम ने एक्शन लिया। योजना को लेकर अधिशासी अभियंता ने कहा कि पाइपों में अत्यधिक जंग लगने के कारण लाल पानी आ रहा है, अब पाइप बदलने का काम किया जाएगा। प्रथम दृष्टया में से ये पता चल रहा है कि पाइप में जो है वह जंग होने के कारण जो है पाइप पानी क्लियर नहीं आ रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके पाइप को पार्ट्स करके इसे चेंज करेंगे। यह है कि हमारा लाल पानी आ रहा है। 45 साल पुरानी हमारी योजना है। उस योजना में पहले तक वो लाल पानी नहीं आ रहा था, तो इस बार इन्होंने नई जो इसमें नई लाइन बिछाई तो उसमें लाल पानी आ रहा है।
हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने प्रभावित व्यापारियों की सुनवाई की है। बता दें कि सुनवाई में व्यापारियों ने अपने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर अपनी भूमि और भवन संबंधी दस्तावेजों को मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम को दिखाया है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि जन सुनवाई में सभी दस्तावेज देखे गए हैं। इनका मूल्यांकन करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की जद में 100 से ज्यादा व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा जो नोटिस दिया गया था, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल हुई थी। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा भी आदेश किए गए थे कि उनको 7 दिन का मौका दिया जाए। पुनः नोटिस जारी किया गया। कुछ लोगों को 24 तारीख का समय दिया गया, कुछ लोगों को 25 तारीख का समय दिया गया है। जिनको आज का समय दिया उसमें अधिकांश लोग उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा अभिलेख दिए गए हैं, आर्गूमेंट किए गए हैं, वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष भी रखा गया है और हमने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनके द्वारा जो अभिलेख दिए गए हैं और हमारे जो नगर निगम राजस्व विभाग की विभागीय रिपोर्टें आएंगी भू स्वामित्व के संबंध में, और जो प्राधिकरण के लोग भी इसमें शामिल हैं, तो उनके द्वारा जो विभागीय रिपोर्टें दी जाएंगी उसको ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय किया जाएगा। अंतिम निर्णय से संबंधितों को अवगत कराते हुए ही आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, रोड चौड़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट में पेयजल निगम और जल संस्थान के कर्मी अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। नाराज कर्मियों का आरोप है कि सरकार पेयजल निगम और जल संस्थान को खत्म करने की साजिश रच रही है। साथ ही उन्होंने पेयजल निगम और जल संस्थान के कार्य को ADB को दिए जाने का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण और राजकीयकरण किया जाए। और अगर इस संबंध में हमारी जो मांग अगर नहीं सुनी जाती, कलम जो है जिला प्रशासन के माध्यम से जिला मुख्यालय चंपावत में एक बहुत विशाल रैली निकालने जा रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमारी जो है मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो 27 तारीख से हम जो है पूर्ण रूप से निर्माण कार्यों का जो साइट में संचालित योजना हो रही उनका और इसका पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 31 तारीख से जो है हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात पूर्ण रूप से हड़ताल हो जाएगी और जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन। रुद्रपुर में बालिका दिवस के मौके पर एकल अभियान समिति ने नागपुर में हुई राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विजेता रही महिला कबड्डी टीम को सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर एकल अभियान समिति के खेल प्रभारी भारत भूषण चोग ने कहा कि ये सम्मान और गौरव का विषय है कि दुर्गम क्षेत्र के रहने वाली बालिकाओं ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। दोबारा से बालिका दिवस की बधाई देता हूं और आपके फाइनल मैच जीतने की भी बधाई देता हूं कि आपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीते दिन ऋषिकेश क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट के कारण एक 17 साल की युवती के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इसमें 7 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। ऋषिकेश में रात्रि में वहाँ पर एक कोई गाना चल रहा था जिसपे 2 परिवार जो बिहार के रहने वाले वहाँ पर उनका कुछ आपसी कहासुनी हो गई। चूँकि किसी तरह का नृत्य करने पर, वहाँ पर डांस करने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, जिस पर दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई और बाद में वहाँ पर झगड़ा होने के बाद आवेश में आकर एक लड़की 17 साल की नाबालिग थी, उस पर कुकर से हमला वार कर दिया था। क्योंकि उस रात्रि में उस झगड़े की सूचना पुलिस को नहीं मिली थी और उन्होंने उसको अस्पताल में एडमिट कराया था। कोई जाहिरा चोट नहीं थी, लेकिन इंटरनल हेमरेज होने के कारण अगले दिन जो है युवती की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और 7 लोग के खिलाफ नामजद मुकदमा उसमें दर्ज कराया। अभी इसमें से 4 लोग की इसमें गिरफ्तारी 304 आईपीसी में दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी लोग की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में बड़े प्रस्ताव पर लगी मुहर। चाइल्ड केयर लीव के दौरान 2 साल का 100% वेतन दिए जाने को मंजूरी। खनन विभाग के तहत मशीन से खनन किए जाने को मंजूरी। 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी धामी कैबिनेट। रामलला के करेंगे दर्शन। हर जिले से 10-10 कार्यकर्ताओं को भी अयोध्या भेजेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। प्रदेश चुनाव समिति का किया गठन। चुनाव प्रबंधन के साथ प्रत्याशी चयन का काम करेगी कमेटी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर श्रीनगर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ब्लास्टिंग से टनल निर्माण का विरोध। धरने पर बैठे गुस्साए ग्रामीण।